क्रिया से ज्यादा कोई खास नंबर नहीं देखने को मिलेगा। 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर, ज्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा। छोटा सा है, सिंपल सा है, तुरंत समझ में आएगा, इतना में से कुछ भी आ सकता है। हालांकि पढ़ना तो डीपली में है, हम पढ़ेंगे भी डीप में, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। ये हम बता रहे हैं 2025 के हिसाब से, ठीक है। 2025 के हिसाब से सेकंड सीटिंग में 1 ही नंबर का पूछा है, ज्यादा नंबर नहीं पूछा है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो 1-2 नंबर के लिए पढ़ाई हो रहा है, फिर भी हमको पढ़ना चाहिए सर, थोड़ा सा समझना चाहिए। एग्जाम्पल सिर्फ सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और अधिकतर तो सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। इतना दिन से जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ज्यादातर सुनते सुनते याद हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्रिया क्या होता है सर? क्रिया हम लोग नॉर्मल से जानते हैं सर, काम करना। क्रिया माने कोई क्रिया होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर हम लोग ऐसे स्थिर खड़ा भी है ना, तो क्रिया हो रहा है, अंदर अंदर में खून वगैरह सप्लाई हो रहा है, पलक झपक रहा है, सांस आ जा रहा है, मतलब अंदर अंदर बहुत सारा क्रिया हो रहा है। तो क्रिया का मतलब है कि कुछ ना कुछ काम, क्रिया काम वही बात है, ठीक है। इस चीज को समझेंगे, ठीक है। क्रिया उस विकारी पद को कहा जाता है जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। सीधा सा क्रिया माने कार्य, बात खत्म। क्रिया मतलब जिससे काम का पता चल जाता है, वही क्रिया है। दैट्स इट, हो गया इतना कंप्लीट, ठीक है। क्रिया का मूल रूप से, जिसको हम लोग धातु समझते थे संस्कृत में, संस्कृत में हम लोग बोलते थे कि धातु रूप। तो धातु रूप उसको क्यों, धातु का रूप क्यों बोले उसको कि धातु रूप, बालक सॉरी गच्छ धातु रूप, पठ धातु रूप बोलिए, ये सब क्यों? तो पठ जब पढ़ना आता था, तो जब धातु रूप बोलते हैं तो धातु हम लोग इसको बोलते हैं, और जब इसमें ये पूरा लग जाता है तब हम लोग का काम बनता है पूरा क्रिया के साथ में। लेकिन धातु कब रहेगा? जब उसमें क्रिया ना लगा रहेगा तब, ठीक है। जस्ट ये चीजें हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है सर? सब धातु का धातु होता है। और धातु कैसा रहेगा? तो लिख, पढ़, जा, आ, देख, गा, चल इत्यादि इत्यादि जो भी रह सकता है, मतलब जिसमें कोई ऐसा बोध नहीं करेगा कि पढ़ना, लिखना, चलना, हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, चलेंगे, ऐसे। उसमें सिर्फ मेन पॉइंट रहेगा पढ़, बस ये उसका ही चीज है। वो होता है हमारे पास में धातु। तो आपको यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन धातु है, लिखना या लिख, लिखंती, लिखसी, कुछ भी। तो आपको समझना पड़ेगा भाई रे कि लिख, जो कि संस्कृत में हम लोग जानते हैं कि धातु उस टाइम में आया था, लेकिन धातु यहाँ भी है हिंदी में, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों भाई भाई हैं। सीधी सीधी साफ साफ समझ लो, ठीक है। इन धातुओं में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं। हमने संस्कृत में क्या देखा है कि लकार, विभक्ति, ये सब चीजें प्रत्यय होता है, और ये क्या बोल रहा है कि विभिन्न प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाया जाता है। मतलब धातु ही नॉर्मल रहता है सर, क्रिया बनाना है तो उसमें प्रत्यय ऐड करना पड़ेगा। गच्छन्ति लगाते थे, सी लगाते थे, सी लगाते थे, जो भी कुछ लगाते थे सारा चीजें धातु में लगाते थे, तब वो क्रिया का रूप धारण करता था। इसी तरीके से हिंदी में भी लिखना, लिखेगा, लिखेगी, रहेगी, ये सब चीजें है ना, रहना तो रहेगी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर ही आधारित है, ठीक है। अगर क्रिया के भेद के बारे में चर्चा किया जाए तो क्रिया के नॉर्मल 5 भेदों में अलग अलग भेद इनका होता है। 5 तरह के 5 प्रकार से इसका अलग अलग भेद और भी होता है, जो कि वो काफी डीपली बातें हैं। तो पहला हम लोग जान लेते हैं रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से इसको 2 भेद देखा जाता है, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। और यौगिक क्रिया के 4 भेद, 1 2 3 4, ये चीज यौगिक क्रिया के 4 भेद होता है, ठीक है ना। तो इन सभी का ज्यादातर हम लोग को एग्जाम में मिलता है, तो हम लोग ज्यादातर एग्जाम्पल पर फोकस करेंगे, समझाएंगे उस समय में, ठीक है। अभी पहले इस चीज को देख लेते हैं। और हमको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये मिल सकता है कि रचना या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितना भेद, तब हम लोग ये चीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कर्म की दृष्टि से कितना भेद? 2 भेद, सकर्मक अकर्मक जो होता है, अकर्मक सकर्मक, उल्टा बोल दिया, अकर्मक सकर्मक, ठीक है। काल बोधक की दृष्टि से 3, जिसमें काल के बाद चल रहा है सर, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये चीजें हम लोग कहाँ यूज करते थे सर? ट्रांसलेशन याद करिए थोड़ा सा। ट्रांसलेशन जब हम लोग बनाते थे इंग्लिश वाला में, तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब जिसको बोलते थे, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते थे, या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, कोई काल को बताने से पहले कुछ ना कुछ उसमें क्रिया हो रहा है, कि भूतकाल में, कि भविष्य काल में, या क्या।
तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग वो चीज का यूज करेंगे। डीपली चर्चा होगा। काल बोधक की दृष्टि से 3 को याद रखना है, ठीक है, 3, बाकी सब में 2-2 और इसमें 3। अर्थ की दृष्टि से 5, ये भी आपको याद रखना है। अर्थ इसमें निश्चयार्थ, कोई चीज का निश्चय का बात चल जाएगा, संभावना के बात चल जाएगा संभावना अर्थ, संदेह अर्थ यानी उसमें संदेह का पता चलेगा, आज्ञा अर्थ उसमें आज्ञा देने लेने का पता चल सकता है, संकेतार्थ संकेत देने का बात पता चलेगा कि ये वो संकेत करेगा उस पर, ठीक है। तो ये 5 हो गया है। और एक होता है लास्ट में क्रियार्थक संज्ञा। इन सभी चीजों को जब हम लोग डीपली में पढ़ेंगे तब हमको पूरा का पूरा क्रिया समझ में आएगा, और समझ में आएगा तभी हम एग्जाम में बना पाएंगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ना कि हमको सिर्फ रट लेंगे और जो लाइन रट के जाएंगे वही आ जाएगा। ऐसा एग्जाम में नहीं होता है। हम यहाँ जो भी लिखे हैं सर, हम जब डिफिनेशन पूछते हैं तो आपको यही हूबहू नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा दिमाग को भी जोर डालिए, क्योंकि वो जब शुरू ही से आदत पकड़ेगा तो वो समझदार बन जाएगा, फिर वो कैसे भी डिफिनेशन बना सकता है। जैसे क्रिया क्या है सर, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखे क्रिया उस विकारी पद को कहा जाता है, आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है। क्रिया सर जो कार्य करने का बोध करा रहा है, बात खत्म। क्रिया किसे कहते हैं? जो कार्य करने का बोध कराता है उसको क्रिया बोलते हैं। अपना दिमाग घुसेड़ दीजिए बीच में, क्योंकि हम यहाँ पर भले ये लिख दे रहे हैं, समझा रहे हैं अपना तरीका से, क्योंकि एक चीजें होता है जो बच्चन लोग को कभी कभी कि हमको किताबी कीड़ा के लेखन होता है, पूरा रट रट के दम चाट जाता है। एक लेखन होता है जो समझने वाला कॉन्सेप्ट को समझता है और वो हमेशा अंडरलाइन करेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस कुछ नहीं है, बस वही चीज को याद रखेगा वो, बाकी सब अपना मन से जोड़ेगा। तो जब आप ये करते हैं अंडरलाइन के साथ में अपना मन से जोड़ना, तो वो आपको ज्यादा रिजल्ट ला के देता है। क्योंकि जब आप यही चीज याद करके जाएंगे ना कि क्रिया उस विकारी पद, अब यहाँ पर एक मान लेते हैं कुछ भुला जाते हैं, विकारी या पद भुला जाते हैं, उसके बाद कोई याद रहता है तो आप इसी में फंस जाएंगे कि अरे यार यहाँ कौन सी था, ऐसे करके। क्योंकि ये चीजें मेरे साथ में भी हुआ था, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता था कि समझ में नहीं आता था तो हम रट के चले गए, और वहां जाने के बाद एक लाइन भुलाने से पूरा क्वेश्चन छूट गया, क्या कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे उसके बाद। और यहाँ पर हम अपन मन से कोचिंग फिट करे कि बन जाए, हमको वो भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा टीचर उतना गाइड नहीं किए थे कि ऐसे करना है। लेकिन हम वो चीजें समझा रहे हैं दोस्त कि पहले तुमको समझना है, अपना तरीका से बनाने का कोशिश। इसीलिए हम हर एक टॉपिक्स में ये चीज समझाते आए हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं सब में अपना मन से जरूर बोलते हैं। 1-2 बार अपना मन से ये पढ़ाएं, उसके बाद अपना मन से कि अपना मन से कैसे बोलना है। तुमको भी अपना मन से बोलना चाहिए। ज्यादातर क्लास में हम सोचते हैं कि यार पूछताछ करेंगे तो जो याद करके आए हैं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बताना चाहिए, उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। इससे टीचर को लगता है कि हाँ लड़का थोड़ा समझदार है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, उधर की बात छोड़ो। रचना की दृष्टि से ये जो 2 है ना, इन दोनों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो दोनों तो एक साथ में हुआ नहीं है, तो जो कि हम लोग आगे पढ़ लेंगे उसके बारे में। यहाँ पर पहला का बात हुआ है वो है मूल क्रिया। ये मूल क्रिया क्या है सर? मूल क्रिया को रूढ़ क्रिया भी कहा जाता है, या कहते हैं, जो भी बोल सकते हैं। इन क्रियाओं में ना हटाने के बाद कोई अन्य प्रत्यय नहीं लगता, जिसके कारण ये मूल्य धातु के रूप में ही रह जाती है। अब यहाँ इतना सारा लंबा लिफाफा, हम क्या रखेंगे यार? खाली एक चीज रखेंगे ना, जिसमें ना नहीं रहे, मूल क्रिया। अपना मन से क्या बोले, हम कौन सी अंडरलाइन करेंगे? खाली ना, जिसमें ना नहीं रहे, जैसे कि पढ़, अरे रम ना था, तो पढ़ना में ना नहीं रहना चाहिए, खाली पढ़, तो ये क्या हुआ? धातु। धातु ही मूल क्रिया है, बात खत्म। हमको पॉइंट से देखना है, लिखना, लिखना, ना नहीं रहना है, खाली लिख, मूल क्रिया। यही मेरा धातु भी है, मूल क्रिया। धातु रहेगा उसमें, मतलब धातु ही मूल क्रिया होता है, बात सीधा साफ। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं लग रहा है, बस आपको समझ में क्या आ रहा है, बस वो समझना है। हमको पॉइंट्स याद रखना है। ना मतलब हो गया सर, ना हटा दीजिए, बाकी जो बच गया उसको आप चाहे तो मूल धातु बोल दीजिए, मूल क्रिया बोल दीजिए, जो बोलिए सब मूल वाला ही है, पॉइंट है मूल, ठीक है। मूल क्रिया का प्रयोग केवल मध्यम पुरुष के तू सर्वनाम के साथ दोनों वचनों में होता है। यहाँ पर दोनों वचनों, तो दोनों वचन हम लोग हिंदी में क्या जानते हैं? एक वचन, बहुवचन। हिंदी में 2 ही होता है, हालांकि वचन के बारे में अभी आगे चलेगा, वो सब बताएंगे। हालांकि ये तो चर्चा हो गया था उसी टाइम में, शायद मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में आया था क्या, एक वचन बहुवचन? हाँ, तो जब उसमें आया था तो समझ में आ गया होगा उस टाइम में। तो यहाँ पर दोनों वचन, चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, हिंदी में ये कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है ना। खाली संस्कृत में चलता है
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वहां 3 गो हो जाता है, बाकी जगह सब ठीक है। तो जो मूल क्रिया का प्रयोग करना है वो कहाँ से, मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में क्या आता था, तुम लोग, तू, ये सब ना मध्यम पुरुष होता है। तो तू के साथ में, तुम नहीं, खाली तू के साथ में, तुम लोग ये सब नहीं, खाली सिर्फ तू। जब तू बोलेगा तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं सर, ठीक है ना। मध्यम पुरुष में ही टू के साथ में ही सिर्फ और सिर्फ मूल क्रिया का यूज किया जाता है। यह आज्ञार्थक, ये चीज को समझिएगा, आज्ञार्थक और वर्तमान कालिक होता है। इसका क्या मतलब है, आज्ञार्थक मतलब आज्ञा देने की बात कर रहा है इसमें, और वर्तमान कालिक मतलब कि वे तुरंत वर्तमान का ही बोध कराएगा। ऐसा नहीं है कि अभी बात बोल रहे हैं और भविष्य का बोध करा दो उसमें, ऐसा नहीं होने वाला। जो कुछ एकदम तुरंत के बाद बताएगा, एकदम अभी तुरंत का, वर्तमान के बाद, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के बाद, तुरंत है। जैसे एग्जाम्पल फॉर से, तुम सब जाओ, अभी जाने की छुट्टी होने वाला है तो क्या बोलेंगे, तुम सब जाओ, तुरंत है। ऐसा थोड़ी है कि अभी बोलेंगे तो तुम 10 साल बाद जाओगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तुम सब गाओ, गाना गाओ जी, सब गाओ, साथे गाओ, एक ही बार में गाओ, प्रार्थना गाओ, एक ही बार में साथे गाओ। तू सब पढ़, तू सब पढ़, सब पढ़ना है मतलब सब पढ़, अभी तुरंत पढ़ना है। पढ़ है, ऐसे नहीं लग रहा है ठीक से, पढ़ना उसमें ना आ गया, फिर मूल क्रिया आया कहाँ से, तो ये चीजें कंफ्यूजन कर देगा। तो मूल क्रिया रहेगा सर तो सीधा सीधी पढ़, लिख, ये सभी रहेगा। और वो ज्यादातर सेटिंग होता है तुम के साथ में, तू के साथ में ज्यादा फिट बैठ जाता है कि तुम पढ़, तू पढ़, तू पढ़, ये ज्यादा बढ़िया लगता है। तुम पढ़ थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन तू पढ़ ये ज्यादा परफेक्ट एकदम एग्जाम्पल बन जाता है। इन क्रियाओं में लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्यों लिखे हैं सर, क्योंकि ये चीज में लड़का आप हैं या लड़के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू पढ़, तू लड़का की लड़की, हम लोग थोड़ी पता है, बस पढ़, तुम लोग पढ़। इसमें बहुवचन का यूज यहाँ पर क्या लिखा गया था, दोनों वचनों में होता है, तो दोनों वचनों में। सीधी सीधी बात है सर कि इसमें हम ये चीज को समझा रहे हैं सिर्फ लिंग भेद। तो लिंग भेद लड़का हो लड़की है, तू जा, तू बाजार जा, जाओ या आओ या जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, तुम दोनों बाजार जा। इसमें है हूं हो कुछ नहीं लग रहा है, मूल क्रिया का बोध होना ही चाहिए वहां पर। ऐसा नहीं है कि जाना, खाना पीना लगा करके पूरा और पूरा उसको गड़बड़ कर दे। मूल क्रिया मतलब नान नहीं, बात खत्म। तो नान नहीं और तू के साथ ये ज्यादा फिट बैठेगा। तू पढ़, तू लिख, तू जा, तू सो, तू खा, तू गा, तू नाच, जो नाच जाके तो जो करना है भाई तुमको ही करना है, हमको कुछ नहीं करना है। तो ये सारा चीजें हम लोग का आएगा मूल क्रिया में, ठीक है। यहाँ से हम लोग का अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव बन गया है कि तू सब पढ़। तो इसमें जो पढ़ है वो कौन सा क्रिया है, इसे अंडरलाइन कर देगा एग्जाम में कि तू सब पढ़। पढ़ कौन सा क्रिया, मूल क्रिया, या तो फिर धातु भी बोल सकते हैं कि धातु है, ठीक है। मतलब मूल क्रिया धातु रहेगा तो दोनों रहेगा, हाँ तो दोनों ऑप्शन, क्योंकि दोनों ना मूल क्रिया ही धातु होता है, धातु ही मूल क्रिया होता है, बात खत्म है। यहाँ पर क्या लिखा गया था कि धातु लिख पढ़ जा, ये सब चीजें, इसमें किसी में नाम नहीं है तो सारा धातु, इसमें भी ना किसी में नहीं है तो सारा धातु, धातु ही मूल क्रिया ही धातु। कॉन्सेप्ट ये समझना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में दूसरा है यौगिक क्रिया। देखो इसमें यौगिक में शब्द में देखो हम लोग क्या समझते थे, यौगिक केमिस्ट्री में क्या समझते थे, इससे पहले समझो। यौगिक मतलब भी हम लोग जान जाते हैं सर कि मिल जाना, मतलब ये ऐसा क्रिया है सर जिसमें कुछ ना कुछ मिक्स रहेगा, मतलब प्रत्यय मिक्स रहेगा, कुछ ना कुछ मिक्स रहेगा, आगे पीछे कुछ ना कुछ होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या मिक्स हो सकता है और कैसा लग सकता है। तो यौगिक क्रिया में कई तरह की क्रिया और भी शामिल होगा, वो आगे बात करेंगे। यौगिक क्रिया सर प्रत्यय युक्त या एकाधिक क्रियाओं से युक्त होने के कारण ये क्रियाएं यौगिक कही जाती हैं। क्या बोला यहाँ पर, प्रत्यय युक्त, इसमें प्रत्यय लग सकता है या एक से ज्यादा क्रिया हो सकता है, लेकिन एगो नहीं, अकेले नहीं रहेगा। अकेले रहेगा तो वो मूल क्रिया हो जाएगा, मतलब उन सब में ना भी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि यौगिक क्रिया में कि एक से अधिक, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में जानते थे कि एक से अधिक तत्व आपस में मिलता है, तो सेम वही कंडीशन से यहाँ पर है कि एक से अधिक मिलना, ठीक है, चाहे वो प्रत्यय हो या आगे पीछे कहीं पर भी मिल जाए वो यौगिक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रत्यय ही मिलेगा, यहाँ हम प्रत्यय लिखे हैं क्योंकि अधिकतर में तुमको प्रत्यय देखने को मिलेगा। किसी किसी में हो सकता है कि पहले में उपसर्ग के रूप में हमारा
क्रिया ही रहे उसमें और लास्ट में ऐड हो जाए। जो पहले रहता है हम लोग जानते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, लेकिन हमको मेन पॉइंट ये ध्यान देना है कि एक से अधिक होना चाहिए, एकाधिक माने एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे में क्या सर, लिख, और लिख में क्या लगा है, आना, लिख आना, लिख और आना लगा हुआ, लिखा ना। तो इसमें दो गो चीज आगे है, प्रत्यय इसमें यूज हो गया ना, ठीक है ना। लिखना, लिखाना, लिख नॉर्मल हम लोग जानते हैं, लेकिन उसमें ऐड है सर आना, लिख आना, तो लिखाना। अगर बाय चांस इसी में कभी ऐसे कर दे कि ये जो रेखांकित शब्द है वो कौन सा धातु है, लिख मूल धातु, बस इस तरीके से याद रख लेंगे। लिखवाना, लिखवाना प्रत्यय लग गया। मार डालना, मारना में एक आ गया, मार मारना, मतलब कि ये एक तरह का क्रिया है सर, और डाल डालना, दो गो एक साथ में दो गो मिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे चीजें हैं। लतियाना, लतियाना, इसमें भी सर आना प्रत्यय लगा हुआ है, लतिया। यौगिक क्रिया का अगर देखा जाए सर तो चार भेद है, और ये जो एग्जाम्पल्स है ना यही चारों में से कुछ कुछ उठा के यहाँ लिखा गया है, क्योंकि जब इसका भेद है सर तो जाहिर सी बात है कि यौगिक क्रिया के अंदर का जो इसका भेद का एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल उसका होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो इसमें चार भेद है, ये ऑब्जेक्टिव में याद रख लेना है कि यौगिक क्रिया के चार भेद होता है। आचारों का नाम, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और नाम धातु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है। प्रेरणा, प्रेरणा देना लेना जो भी हो सकता है, ऐसे याद रहेगा। संयुक्त मतलब जैसे अभी योगी बताए थे, संयुक्त मिलना। अनुकरणात्मक मतलब, अनुकरण माने क्या होता है इसे बताओ, तब ये समझ में आ जाएगा। अनुकरण माने क्या होता है, किसी का अनुकरण करना, मतलब किसी का अनुकरण मतलब होता है किसी का हूबहू नकल करना, सीधा सीधी बात है। मतलब है कि पुट पुट पुटपुटाना, पुन 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 पुनपुनाना, इस तरीके से टुन टुनाना, टुन टुनी जो भी बोलेंगे तो मतलब वही वाला शब्द फिर से रिपीट होगा और उसके बाद कुछ प्रत्यय लग सकता है। लेकिन अनुकरण का सीधा सा अर्थ समझिए, ये लाइफ स्टाइल में भी यूज होता है। किसी देश का दूसरा देश कॉपी करके अपना जैसा, उसके जैसा अपना हुलिया बदल रहा है तो वो अनुकरण हो गया, सीधी सीधी बात है। कोई व्यक्ति किसी को देख करके अपना कॉपी पेस्ट बदल रहा है, अनुकरण कर रहा है, बस ये है। इसका साइड में अर्थ लिख सकते हैं कि अनुकरण का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है एग्जाम में, वो बताएंगे जब गोदली पढ़ाएंगे ना, तब उस टाइम में बहुत सारा चीजें बताना है कि बहुत सारा शब्दार्थ होता है जिसका अर्थ एग्जाम में आता है। अर्थ बताइए, कोई आंसर क्वेश्चन नहीं, डायरेक्टली अर्थ। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है कि अनुकरण का क्या अर्थ होता है, तो उसके जैसा कॉपी करना, मतलब नहीं सेम टू सेम मुकरे जैसा नकल करना, सीधी सीधी बात है। और अधिकतर अनुकरण बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, माता पिता जैसे करते हैं वैसा ही बच्चा लोग करता है। तुम कह रहे हो कि भैया बोलोगे ना तो भी भैया बोलता है, कह रहे हो पापा बोलोगे ना तो वो पापा बोलता है, बेटा कहोगे तो बेटा कहता है, लेकर के देखे हो ना, वैसा ही सेम टू सेम कहेगा। तो हम लोग पहला से चलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा सर, और नाम धातु में क्या, नाम के बारे में बात करेगा, नाम में कोई ना कोई लग जाएगा और वो धातु रूप में हो जाएगा। नाम धातु नाम के साथ में कुछ लग जाएगा, क्रिया बन जाएगा, इस टाइप्स में। बहुत ही सिंपल है, जो अभी नॉर्मल ऊपर ऊपर बोले हैं वही चीज का यहाँ डीपली में एक एग्जाम्पल के साथ, जो कि जल्द याद रहेगा। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक कर्ता की प्रेरणा से अन्य द्वारा जो क्रिया संपन्न होती है उसे प्रेरणार्थक कहा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। कर्ता के प्रेरणा से, कर्ता के प्रेरणा से अन्य द्वारा, कर्ता के प्रेरणा से, कर्ता कोई और है और उसके द्वारा में प्रेरणा मिल रहा है और काम खत्म हो रहा है। करवाना, वो कर नहीं रहा है सर, करवा रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि बाबू रे तुम करो, ठीक है ना, तो करवा रहा है काम, उसको काम दिया गया लेकिन वो कर नहीं रहा है सर, करवा रहा है। तो जस्ट इस तरीके से। दिलवाना मतलब किसी को बोल रहा है कि इसको दे दो भाई, दिलवा दो, इस टाइप्स में हो रहा है। डहवाना, बिकवाना, बंधवाना मतलब उसमें प्रेरणा का कोशिश कर रहा है कि दिलवाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दिलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, जलवाना, जो भी बोल सकते हैं। इतना जानो ना कि सब में कि वाना वाला प्रत्यय आ रहा है। इस छोटा सा ट्रिक समझ सकते हैं इस चीज में कि वाना वाला प्रत्यय आएगा सर
तो प्रेरणार्थक क्रिया रहेगा वो। शॉर्टकट सा ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग को यही ज्यादातर देखने को मिलेगा। अंडरलाइन करके स्टार मार्क के साइड में भी लिख सकते हैं कि जिसमें वाना प्रत्यय रहता है वो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट सा इसका ट्रिक्स बन गया। ठीक है, आगे आना, जाना, पाना, होना, रुचना, सकना, सिसकना, गरजना आदि क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। इसका क्या मतलब है? प्रेरणार्थक ये नहीं बनता है, मतलब अगर ऐसे हम बनाने का कोशिश करते हैं तो इसका रूप बनेगा ही। थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। जैसे में आना का आना, सकनावाना, रुचनवाना, तो फिर नहीं बैठ रहा है। ऐसा सिचुएशन में इसका नहीं बन पाता है, मतलब कुछ में बन रहा है कुछ में नहीं बन रहा है। तो देखना ये छोटा सा कि वाना लगाने से क्या उसमें चेंजेस होता है या फिट बैठ रहा है। बैठ गया मतलब बन जाएगा, नहीं बैठा तो मतलब नहीं। गरजना वाना, गरजना वाना, तो नहीं मजा आ रहा है इसमें। ठीक है, आना वाना तो ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा चाहिए जिसका अच्छा से मतलब निकल जाए और बनाने में फिट बैठे, वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। आगे संयुक्त क्रिया, ये तो फिर से वही यौगिक क्रिया जैसा, ये संयुक्त मतलब जुड़े रहेगा। ठीक है ना, जिस क्रिया के पूर्व एक अन्य क्रिया मूल रूप में रहती है वह संयुक्त क्रिया कही जाती है। मतलब एक से ज्यादा, जैसे हम लोग एक और एक जोड़ते हैं तब दो होता है। मतलब ये क्या कर ले, किसको में जोड़ना है, कितना जोड़ना है, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे ना, जीरो ही जोड़ेंगे ना भाई, कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे, तब भी एक ही रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ जुटना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिस क्रिया के पूर्व एक अन्य क्रिया मूल रूप में रहते हैं, मतलब कोई ना कोई एक रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कुछ नहीं रहेगा तो फिर वो संयुक्त नहीं रहेगा, फिर मूल हो जाएगा। फिर मतलब एक होने को मूल रहेगा, उसके बाद कुछ और भी रहेगा, दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। और दोनों मिलाकर वहां एक क्रिया बनाता है। हालांकि ये नहीं भी लिखना चाहिए था, खैर हमारा काम यहीं तक है। जैसे में सर खा, तो खाना जानते हैं सर, खा मूल हमारा मूल क्रिया है, मूल धातु। खा चुका, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़ते थे, जिस क्रिया के अंत में चुका चुकी रहे, इस तरीका से वो सारा का सारा एग्जाम्पल हमारा संयोग इसी में आ जाएगा। संयुक्त क्रिया में, संयोग भी बोल सकते कोई दिक्कत नहीं, संयुक्त क्रिया में आ जाएगा संयुक्त क्रिया। तो जितना भी हम लोग ट्रांसलेशन में 12 के 12 पढ़े हैं, जिसमें बाद में कुछ ना कुछ इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। खा चुका, जा चुका, जाएगा, खाएगा, पिएगा, जा रहा था, खेल रहा था, खेल रहा होगा, खेलता रहा होगा, कुछ भी उसमें ऐड हो गया और साथ है, तो वो हो गया मेरा संयुक्त। ठीक है, जा चुका, चला गया, आ गया, पा गया, ले आया, पढ़ लिया, सोने लगा, और भी जितना चीजें लगा सकते हैं, पूरा 12 टेंस में जितना पहचान वगैरह है सब ऐड कर दो, तो वो सारा का सारा हमारा संयुक्त क्रिया में ही आ जाएगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया ही मुख्य होती है, दूसरी उसकी दशा का बोध कराते हुए सहायक की भूमिका निभाती है। अब ये चीजें ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जा सकता है कि संयुक्त क्रिया में मूल क्रिया कौन होता है, तो उसका पहले वाला इंपॉर्टेंट सर। जैसे सर यहाँ पर सोने लगा, तो सोना पहले हो गया। ठीक है ना, सोने लगा। अब यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं सर खा चुका, तो खा पहला वाला, जा चुका, जा पहला वाला। मतलब हमेशा याद रखना कि संयुक्त क्रिया में पहले का वाला ही हमारा मूल क्रिया रहता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आगे अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक ध्वनि, दशा या क्रियात्मक विशेष को हूबहू विंबित कर देने वाले क्रिया पदों को अनुकरणात्मक यौगिक क्रिया कहते हैं। क्योंकि यौगिक का भेद है इसलिए यहाँ पर यौगिक लगा हुआ भी है, नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लगा हुआ रहेगा तब भी वही डिफिनेशन, नहीं रहेगा तब भी। सभ्य में बीच में अगर लगा रहेगा प्रेरणार्थक यौगिक क्रिया लगा रहेगा सभ्य में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सेम टू सेम ही रहेगा। अब इसमें क्या सर, यहाँ पर अभी अर्थ समझाए थे, वही चीजें यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं। ध्वनि हो, दशा हो, क्रियात्मकता हो, विशेष को हूबहू, यहाँ पर ये लाइन हूबहू विंबित करना, हूबहू दोहराना, उसको बार बार वही वही चीज को रिपीट कर देना, तो उस क्रियापद को हम लोग बोल देंगे अनुकरणात्मक। ठीक है, जैसे में सर क्या, खट खट, खट खट आना जी, खट खट जी, टुन टुन आना, छल छल आना, घी घी आना, सब में आना लगा हुआ है, घी घी आना, छल छल आना, पन पन आना, पिट पिट आना, पुट पुट आना। जितना भी हम लोग कोई चीज को दोहरा दोहरा करके बार बार बोलते हैं
वो चीज हमारा होता है अनुकरणात्मक क्रिया। तुम चाहे जो भी बोल दो, लेकिन उसमें बार बार वो रिपीट होना चाहिए। और उसके बाद में प्रत्यय, इसमें भी तुम लोग नोटिस कर सकते हो कि आना प्रत्यय लगा देते हैं दोहरा करके, और आना प्रत्यय लग गया, अनुकरणात्मक हो गया। या इसे पकड़ा जाएगा कि दोहराया हुआ रहना चाहिए पहले काम में, और उसके बाद प्रत्यय जो भी रहे वो अपना होगा। लेकिन पहले वाला में दोनों देखो दोहराया हुआ है। छल छल, घी घी, टून टून, खाली आना हटा दो बस। तो मतलब तुम पहले के देख के समझ लोगे। खट खट, तो सेम टू सेम रहेगा दोनों, और दोनों सेम टू सेम हो गया तो वही हो गया अनुकरण। मतलब उसको कॉपी करना, रिपीट करना, डुप्लीकेट करना, सीधी बात है। ठीक है। नाम धातु क्रिया, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ना, याना, वाना, याना, आना आदि प्रत्ययों के योग से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। मतलब सर इसमें यूज किसका हो रहा है? संज्ञा का, सर्वनाम का और विशेषण का। ये तीनों का रूप नॉर्मल हम लोग जो भी जानते हैं किसको संज्ञा बोलते हैं, हम लोग भी संज्ञा ही है। राम, रोहन, मोहन, सोहन, हाथ, गोड़, पैर, सब संज्ञा है। विशेषण सर्वनाम में तुम, आप, हम लोग, ये सब चीजें। विशेषण में जो किसी का विशेषता बता रहा है, छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, बूढ़ा, जो भी है। ऐसा सभी में से अगर इतना में से कोई भी प्रत्यय, एरा अलावा और भी बहुत सारा हो सकता है, कोई भी प्रत्यय लगने पर वो फिट बन रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है पढ़ने में भी, अब बन भी रहा है, समझ लेना भाई रे कि वो नाम धातु है। ठीक। जैसे सर एग्जाम्पल्स फॉर, यहाँ पर और भी एक चीज लिखते हैं, इसमें धातु पूर्णतः गायब रहती है, क्योंकि इसमें धातु रहता ही नहीं है हमारे पास में सर। उसमें नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ही धातु का काम करता है, क्योंकि इसमें पहले ही नाम बोल दे कि नाम धातु, इसमें कोई धातु नहीं रहेगा। जो भी कुछ रहेगा संज्ञा सर्वनाम ही रहेगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण रहेगा, और कोई धातु जैसे पढ़ना, लिखना, पढ़, लिख, ये सब नहीं रहने वाला है। जो रहेगा संज्ञा रहेगा, मतलब नॉर्मल सा ही रहेगा, नाम रहेगा। बस उसी में प्रत्यय का छेड़छाड़ करके ही उसका अर्थ बदल जाएगा, और वो हो जाएगा हम लोग का क्रिया। जैसे सर हाथ, हाथ हमारा क्या है? संज्ञा। हाथ, हथियाना, याना प्रत्यय लग गया, याना। ठीक है। हा अथा, ई आ ना, हो गया। हाथ से हथियाना, कहाँ से आया? हाथ से आया है, हथियाना। तो इसमें तो फिर हमारे पास में धातु तो कुछ है ही नहीं है, हाथ से हथियाना बन गया। तो जस्ट इस तरीके से। स्वीकार, जब हम लोग भावनात्मक रूप से बोलते हैं स्वीकारते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया है स्वीकारना। तो स्वीकारना, यहाँ पर स्वीकार करना, स्वीकारना, स्वीकार यहाँ पर लग गया ना, ना प्रत्यय, स्वीकारना। अब जैसे सर्वनाम में सर आप जानते हैं, आप, अपनापन, अपना, आप, अपनाना, अपनाना, इस तरीके से। दोहरा, दोहराना, ठंडा, ठंडाना, चिकना, चिकनाना, चिकना बड़े चिकन चिकन बोल बोल के चिकना लेते, तो वही वाला डायलॉग है। चिकना तो चिकनाना, चिकना मतलब बर्तन चिकना है, तो चिकना रहे हैं उसको बढ़िया बढ़िया बोल बोल के, ठीक है, रगड़ रगड़ के तो जस्ट ये चीज है चिकनाना। तो सीधा सीधे सर सब में नॉर्मल है, लेकिन जैसे उसका रूप चेंज हो रहा है तो वो चेंजेस हो रहा है। अब इसमें हम लोग का ऐसे बोल सकता है कि नाम धातु क्रिया में बदले निम्नलिखित को। इसमें से कोई भी बोल सकता है कि चिकनाना, चिकना का नाम धातु रूप क्या होगा? तो चिकनाना। इस तरीके से कोई भी नॉर्मल सा चीज रहेगा, जो बोलेगा बस उसका नाम याद रखिए, और जस्ट उसी में फिर बदल कर दो जो बोला गया है, अर्थ समझो। ऐसे तो हेडिंग से हम लोग का अर्थ याद रहेगा, प्रेरणा दे रहा है, मिल रहा है, दोहरा रहा है, अनुकरण में, नाम धातु में संज्ञा सर्वनाम विशेषण रहेगा। हमको इतना याद नहीं करना है, इतना लिखे हैं क्योंकि शुरुआत है इसीलिए। लेकिन एक बार लिखा जाने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेप याद रखना है, जो मेरा सबसे मतलब शुरू से लास्ट तक ये बोलते ही आ रहे हैं कि संधि विच्छेद और अर्थ। संधि विच्छेद करके और उसका अर्थ निकालने का कोशिश करते। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देने वाला होगा। शब्द में अर्थ थोड़ा सा समझने की कोशिश, ऑटोमेटिक सब याद हो जाता है। हमको इतना कोई याद करने का जरूरत नहीं, हमको सब याद भी रहता है। खाली एक चीज कोई भी जान लिए बस, और ये दुनिया के कोई भी विषय में हो सकता है। खाली उसका छोटा सा संधि विच्छेद कर दो, उसका अर्थ अपने दिमाग से लाने लगो, तो उसका आंसर हो जाता है। ये सबसे अच्छा ट्रिक्स है, और इसके
अलावा कोई ऐसा नहीं है कि हम पूरा याद कर ले। और तुम रटोगे तो भाई भुलाओगे, ये निश्चिंत है। अर्थ याद रखोगे तो तुम फटाफट ऊपर ही से देख के तुम आसानी से बोल सकते हो। तुम देखो, नाम को देखो और तुरंत ये तुम पूरा अपने आप बोल सकते हो, इतना पूरा बना सकते हो अपना मन से सिर्फ। तो ये चीजें आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। और ध्यान रखना, याद रखने का यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि जल्दी याद रहे। जल्दी याद रखने का सबसे माध्यम यही है, संधि विच्छेद कर दो, उसका जो शब्दार्थ समझ में आता है वही उसका मतलब डाल दो। ठीक है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लाइन इसमें कि जो रचना की दृष्टि से था और जो अभी कर्म की दृष्टि से ये वाला जो है, एक ही दोनों में कभी कभी फेरबदल हो जाता है। इस चीज को थोड़ा समझा देते हैं। रचना की दृष्टि, रचना की दृष्टि से ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ किताब में ये अलग अलग दिया है। कोई कर्म के दृष्टि से जो है ना, ये वाला कर्म की दृष्टि से ओरा ना लिख करके जो रचना की दृष्टि है ओरम सकर्मक और अकर्मक डाल दिया है, जो कि साफ साफ पता चल रहा है कि रचना नहीं सर, कर्म यहाँ पर बात आ रहा है, तो कर्म की दृष्टि से होना चाहिए। तो कुछ बुक्स ऐसा है जिसमें से हुआ है, इसलिए थोड़ा समझा दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी अधिकतर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों का दो भेद है, भेद आराम से पकड़ा जाता है, दोनों में सेम है इसीलिए। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, ठीक है। जब भी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा तो इसको कोशिश करना कि अपना समझ से जवाब देना है। और जो किताब पढ़ा रहे हैं हम इसको तो अच्छा मानते हैं क्योंकि भाई हाई लेवल का किताब है, और बाकी छोटा किताब को कम मान सकते हैं, ठीक है ना। इसमें पूरा डीपली चीजें है, इसीलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये गलत है। अभी हम इस किताब में देख रहे थे तो इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, जो कि हम इसको गलत मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कर्म मन सकर्मक अकर्मक, कर्म के इसमें आ ही रहा है बात, तो ये साफा साफा निकल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसका पूरा सबसे ज्यादा एग्जाम में यही से आता है क्वेश्चन। और ज्यादा क्या आएगा, 1-2 नंबर, ज्यादा नहीं आने वाला है। ज्यादा यही से आएगा, लेकिन ज्यादा कितना आएगा, 1 से 2 नंबर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन आने वाला टाइम में ये ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जो ये क्रिया वाला चैप्टर ऐड हुआ है एग्जाम में, वो 2023 से ऐड हुआ है। उससे पहले क्रिया आता ही नहीं था, लेकिन अब चूंकि ऐड हुआ है तो शुरुआत है तो थोड़ा कम कम पूछेगा और फिर अचानक से बढ़ा देगा 2-4 साल में। और पीछे वाला फिर घटाते भी जा रहा है, जैसे कि बाला घाती सब घटाते जा रहा है, वो सब जल्दी पूछता नहीं है अब, लेकिन अब ये सब पूछने लगा। तो जो नया नया पूछते जा रहा है वो सब आने वाले टाइम में नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल 1 से 2 नंबर आएगा। इसका प्रूफ भी दिखाएंगे, पहले ये समझ लेते हैं ताकि जवाब फटाक से दे देंगे। और सकर्मक सकर्मक अकर्मक और ये वाला, ये सब नीचे में से पूर्वकालिक मुख्य क्रिया सहायक क्रिया, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आया है। ये 2 और एक ये 3 गो में से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है इसमें से ज्यादा, जो पीछे पड़े थे उसमें से कम, लेकिन सकर्मक अकर्मक ज्यादा मिलता है देखने को। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। कर्म के दृष्टि से क्रिया का क्या भेद होता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद पहले ही लिखा चुके हैं। तो कर्म माने क्या, काम करना। तो जब काम करते हैं तो कुछ काम ऐसा होता है जो कि नहीं करते हैं, आराम करते हैं। कुछ काम ऐसा होता है जो कि करते हैं तो दिखता है, कुछ करते भी लेकिन नहीं दिखता है। जैसे कि हम लोग सोते हैं, काम अंदर में शरीर करता है, हम लोग बाहर से नहीं करते हैं। मतलब सांस लेना, वो अपना खून ब्लड इधर उधर करना, वो शरीर अपना काम तो कर रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ, क्योंकि हम कर भी रहे हैं। लेकिन खाना खा रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये बाहर से दिख रहा है। तो कर्म के दृष्टि से 2 है और दोनों एग्जाम्पल यही आ गया है, दोनों पूरा सटीक सा जवाब यही मिल गया है कि जो बाहरी कार्य दिखे सकर्मक, और जो अंदरूनी काम हुए लेकिन पता ही ना चले अकर्मक। सीधा सा लॉजिक है और इतना में ये कंप्लीट हो गया मेरा। इतना चीजें समझाया गया एक ही बार में, ये आ गया पूरा पूरा इतना से इतना, यही एक ही लाइन में। छोटा छोटा पॉइंट्स याद रखोगे, ट्रिक्स याद रखोगे, तुरंत ही हो जाएगा। ठीक है, शरीर के बाहर से काम हुए, काम हो रहा है सकर्मक है, और शरीर के अंदर हो रहा है, वो अपना काम कर रहा है, या सोया हुआ है, जागा हुआ है, जो भी है, बस अंदर अंदर हो रहा है। बाहर का हाथ पैर कुछ काम नहीं, तो समझ लीजिए सर वो अकर्मक है। काम हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। आदमी मर के ऐसे लेटा हुआ है, सुतल है, तभी कुछ नहीं हो रहा है। आदमी चल फिर रहा है तो काम हो रहा है। ठीक है, बस ये चीज को याद रखना। इसका कैसे पहचान सकते हैं सर, सवाल करके। ये 3 सवाल है, 3 में से क्या, किसे, किसको। अगर ये सवाल पूछते हैं किसी से, रिटर्न में जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक क्रिया है। और सवाल पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है
मतलब नहीं समझ में आता है तो अकर्मक। तो अकर्मक हो जाएगा। तुम क्या खा रहे हो? कुछ खा रहे हो ना भाई, तुम क्या खा रहे हो? खाना भोजन कुछ खाते हैं, जवाब मिलता है कि हम भात खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जो भी। तुम क्या सो रहे हो? तो क्या सो रहे हो तुम? पता नहीं चल तुम क्या मर रहे हो? तुम क्या मरा? तो ऐसा में से कुछ जवाब नहीं मिला वापस। तुम किसको मारा? जवाब मिला राम को मारा, मोहन को मारा। क्यों मारा? जवाब मिला इसके लिए मारा। तो ये सारा चीजें में जब ये 3 तरह के सवाल ऐड किया जाए और जवाब मिला तो सकर्मक, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक। 2 ट्रिक्स बताया गया। पहला ये सवाल पूछ करके, और दूसरा जो मेरा पर्सनल था, हालांकि ये सब किताब में नहीं, किताब में सिर्फ ये है, ये मेरा पर्सनल है जो कि समझ पाते हैं। बाहर से काम कर रहा है तो सकर्मक हो रहा है, और अंदर अपने आप चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो भाई रे अकर्मक है। ये मेरा पर्सनल सा चीज है, ठीक है। अब यहाँ डिफिनेशंस क्या क्या रहेगा, डिफिनेशंस को भी थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल अनुभव था जो समझा दिया अपना तरीके से। अकर्मक क्या होता है सर? अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसकी निष्पत्ति बिना किसी कार्य के ही हो जाती है। अब अपना डिफिनेशन कैसे देंगे अपना मन से? जो बिना किसी निष्पत्ति के काम हो रहा है, निष्पत्ति के, ठीक है ना, बिना किसी कर्म के ही हो रहा है। बिना कर्म मतलब जो काम नहीं हो रहा है, अकर्मक। बिना कर्म के सब हो रहा है, काम कर ही नहीं रहे लेकिन अंदर से हो रहा है ना भाई। सोना, सो रहे हैं, बाहर से तो कुछ नहीं हो रहा है, आराम से सुतल है, लेकिन अंदर से सब काम कर रहा है शरीर अपना। जागल है और जाके टुकुर टुकुर बैठा है खाली। अरे भाई तो जागल है तो इससे क्या, शरीर अंदर का काम कर रहा है, बाहर के हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। आना, जाना, मरना, लजाना। अब लजा रहे हैं, अब लजा रहे हैं तो इसमें कौन सा काम हुआ है? आप लजा रहे हैं तो हम क्या करें? शर्मा रहे हैं तो हम क्या करें? शर्माना, लजाना, ये सब में कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसी चीज को हम ऐड करते हैं थोड़ा वाक्य में, वह सो रहा था, सो रहा था तो सोना में वो कौन सी कर रहा है? सुतल है, बस सुतल है, आराम कर रहा है, रेस्ट ले रहा है पूरा। वह मर गया, अब मर गया बेचारा तो हम कौन सी कर रहा है? मर गया तो अब जलने वाला है, मर गया तो खेल खत्म, कुछ कर भी नहीं रहा है, उसमें तो साफ पता चल रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। सकर्मक क्रिया सर, सकर्मक क्रियाओं में उक्त या अनुक्त कर्म की स्थिति निश्चित होती है, मतलब कर्म होगा ही होगा, काम होगा एकदम निश्चित है, ये पता चलेगा ही चलेगा। अकर्मक में कर्म हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, इसमें कर्म होगा लेकिन पता चलेगा, एकदम निश्चिंत है। जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। खाना, लेना, देना, पढ़ना, काटना, जोड़ना, बनाना, बिगाड़ना। किसी को तुम बिगाड़ रहे हो भाई, किसको बिगाड़ रहे हो? सवाल भी बन रहा है अच्छा खासा, किसको बिगाड़ रहे हो? तो ये सब चीजें हमारे पास में सकर्मक हो जाएगा। जैसे हम सपोज दैट सर कि राम खा रहा है, क्या खा रहा है सर? खाना उना खा रहा होगा बेचारा, जो भी खा रहा है सर। तो यहाँ देखो राम आम खा रहा है, सवाल भी, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो जवाब मिल भी रहा है, और ये वाला थ्योरी काम भी कर रहा है कि पहचानेंगे कैसे सर कि ये कौन सा क्रिया है, सो सकर्मक या कर्मक। पहचानने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है ये 3 सवाल। क्रिया में क्या, किसे और किसको जोड़कर प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर मिले तो सकर्मक, तथा जिसका उत्तर ना मिले अकर्मक क्रिया होती है। सीधा सा बात है, जितना समझा उसी को दोबारा समझाना पड़ रहा है। शॉर्ट में उतना समझा के जा सकते थे, सबसे शॉर्टकट ट्रिक्स, लेकिन वो ट्रिक सब लास्ट में ज्यादा समझाना बेहतर रहेगा। शुरू में डीप में पढ़ना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छा समझ में आए ये चीजें। काल बोधकता की दृष्टि से क्रिया के क्या भेद? 3 गो। अब कौन कौन सा? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया मतलब कोई भी काम करने से पहले एक और काम करना। खत्म हो गया ये जो बोला गया उस चीज को। हम लोग जानते हैं सर कि मुख्य क्रिया मेन वर्ब, ट्रांसलेशन बनाते थे तो जब मेन आता था सो खेलना कूदना पढ़ना लिखना ये सब चीजें मेन था। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल जो बोलते थे, मतलब गा, गे, गी, है, था, थे, थी, ये सबको हेल्पिंग वर्ब। और पूर्वकालिक कोई काम करने से पहले वो काम दूसरा कर रहा है, जैसे कि खाने से पहले हम नहा करके खाएंगे तो नहा करके मैं खाया, तो खाने से पहले एक और काम किए तो पूर्वकालिक। कोई काम करने से पहले, अब जैसे कि कहीं जा रहे हैं तो जाने से पहले घर में कुछ करके आते हैं, जो भी कुछ करके आते हैं तो वो कुछ ना कुछ कर्म करके आए हैं, इस तरीका से। तो हर एक चीज में कोई भी काम से पहले एक काम कर लेना,
तो जो पहले कर लिए ना वही है मेरा पूर्व क्रिया, ठीक है ना। एक ही साथ में दो काम किए हैं लेकिन तुरंत तुरंत किए हैं। नहाए तुरंत खाएं, जस्ट उसका पहले वाला काम, ये एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। समझा तो दिए हैं, फिर से एक बार समझ लो। ये मुख्य क्रिया क्या सर? मुख्य क्रिया वह सामान्य मूल क्रिया होती है जो एक कर्ता द्वारा सीधे निष्पन्न होती है। यानी कि इसमें क्या बोला सर, मूल क्रिया ही होता है एक तरह से। मुख्य क्रिया मूल क्रिया ही होता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन सोता है, तो देखो इसमें ये सब ठीक है ना, नॉर्मल सा मूल क्रिया है, मेन वर्ब इसको बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं रीड मैंने पढ़ना, रीड मैंने पढ़ना, तो मेन वर्ब हम लोग का होता था उस टाइम में V1 V2 जो भी बोलते थे उस टाइम में, और सोता है तो स्लीप बोलते थे। तो ये सब क्या है सर, ये हम लोग का वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, जो भी बोलते थे उस टाइम में उसके हिसाब से। तो हमारे पास में ये मेन वर्ब है सर, और हेल्पिंग वर्ब में इसका लास्ट वाला लेते थे, जो कि इसके नीचे के लिए हम यहाँ लिखा हुआ भी है। सहायक क्रिया सर, क्रिया की कालगत स्थिति का बोध कराने वाली। कालगत माने क्या? हाँ, समय का बोध, काल समय का बोध कराएगा ही कराएगा। कालगत स्थिति का बोध कराने वाली सह क्रियाओं को सहायक क्रिया कहा जाता है, क्योंकि ये सहायता कर रहा है ना। जैसे में है, था, थे, थी, होगा, गे, ये सब चीजें। मैं खेलूंगा, मैं गाऊंगा, देखो यहाँ पे मैं खा रहा हूँ पता चल रहा है सर काल के, अभी खा रहा हूँ। मैं खा रहा था, कहिया बहुत पहले, पता नहीं कहिया, कल की परसों की कहिया खा रहे थे नहीं पता, लेकिन खा रहे थे पहले की बात है। तुम खाओगे पूछ रहे हैं भी प्लस में, तुम खाओगे, कल खाओगे, परसों खाओगे, ये भी पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी खाए नहीं हो, खाने का संभावना दिख रहा है कि खाएगा भविष्य में 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है सर, तो जो समय का बोध करा रहा है, जो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब बोलते थे इंग्लिश में, ये बहुत ही इजीली याद रह जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता पहली क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर मुड़ता है। पहला काम किया तुरंत उसके बाद दूसरा काम किया, तब पहला क्रिया पूर्व क्रिया कहलाती है। पहलका वाला काम, बाद वाला को छोड़कर उसका पहला वाला को पूर्व क्रिया। वह नहाकर खाता है, एग्जाम्पल देखो, खाता भी खाना भी एक हमारा क्रिया है और नहाना भी, दोनों भी काम है। लेकिन खाने से पहले क्या किया, नहाया, तो नहाया तो भाई ये हुआ पूर्वकालिक। वह पढ़कर सोता है, ये तो हम भी करते हैं भाई तो सोने से पहले हम पहले पढ़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ते हैं, तो पढ़ करके सोते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। जस्ट ये चीजें हैं, इत्यादि लगा दो। आने से पहले मुंह धो करके आते हैं, कपड़ा पहन करके आते हैं, तो ये सब पहला क्रिया हो गया हम लोग का, जस्ट नॉर्मल सा बात है। तो इतना में से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आया है। अब इसको हम एग्जाम के दृष्टि से देखते हैं क्या है। सो 2026 इस वर्ष का एग्जाम, इस वर्ष का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आया है कि नहीं क्वेश्चन जरा देखते हैं, और हम बोल भी दिए कि 1 से 2 नंबर मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। इसमें क्वेश्चन है, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि सोहन तैयार होकर विद्यालय गया। विद्यालय जा भी रहा है बेचारा, लेकिन उससे पहले तैयार हुआ। बिना ऑप्शन देखे जब हम लोग को सब पता रहेगा, तो हम थोड़ी कहेंगे कि ये ऑप्शन में सही होते कि ये गलत होते से। पहले जो याद है पहले वो ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेगा तब फिर लॉजिक लगाने लगेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या, पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन में पहले के में मिल गया, आगे हम पढ़वे नहीं करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया। इसमें कोई ताकत शक्ति का बोध नहीं करा रहा है, प्रेरणा इसमें किसी को नहीं दे रहा है, नाम का भी बोध नहीं हो रहा है। इसमें पूर्वकालिक के बोध हो रहा है कि विद्यालय जाने से पहले तैयार हुआ हो। हम लोग भी यहाँ आने से पहले तैयार होते हैं, मुंह कान धोते हैं तो आते हैं, इस तरीके से। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमको बहुत सारे एग्जाम में है जो क्वेश्चन 4-5 को पूछ के देख लेते हैं कि वाकई में सब इसमें से आया है या कहाँ से आया है। ये तो 26 का था, तो 25 वाला से पूछते हैं थोड़ा पीछे से। निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक मतलब कि जो बाहरी हाथ गोड़ से काम होगा, ये आइडिया याद रखना। सीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ तो नहीं, हाँ जी पढ़ रही तो हो रहा है ना। बच्चा रोता है, रमेश बैठा है, घोड़ा दौड़ता है। कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अब यहाँ पर तो सकर्मक बहुत सारा दिख रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है वो भी, लेकिन हम इसी को ऐड करेंगे आंसर में। क्यों सर? क्योंकि ज्यादातर जो इंसान काम करता है उसका वैलिड होता है, लेकिन घोड़ा दौड़ता है वो सबका दौड़ना काम ही है, तो वो सबके लिए परमानेंट है, तो उसको हम लेके उतना नहीं चलेंगे। अगर सीता नहीं रहती तो हम घोड़ा को लेके चलते,
ठीक है ना। बच्चा रोता है, वो जिंदगी भर रोते ही रहता है, वो कोई काम नहीं हुआ है, चिल्लाना अगर काम है। और रमेश बैठा रहता, बैठे बैठे क्या कर रहा है, खैनी ठोक रहा है खाली। जो भी चल रहा है काम तो सभी में हो रहा है, लेकिन जिस काम का वैल्यू मिले उस काम को हम मानेंगे कि सकर्मक है, ठीक है ना। घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन अगर घोड़ा रेस में दौड़ रहा है तब हम कहेंगे कि घोड़ा कुछ काम कर रहा है। नहीं तो ऐसा ही कूदना उदना तो बच्चन का काम ही होता है। घोड़ा का बच्चा कूद रहा है तो घोड़ा उधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है। हम लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं मनोरंजन के लिए, तो क्या है, मनोरंजन हो रहा है ना। एक्चुअली में जो काम है वो बड़ा बड़ा जो क्रिकेटर खेलता है वो काम हो उसका। हमको वहां पर थोड़ा सा सेंस यूज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर चारों हमको लगा कि कर्म हो रहा है, सकर्मक होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली काम क्या, पढ़ना लिखना गाना सोना, जिसमें कुछ दिखे संभावना कि हाँ ये है, ये चीज को चुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 2025 के सेकंड सेटिंग में पूछा है। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक तो अकर्मक शरीर के अंदर में हो सकता है, बाहर से दिखाई नहीं देगा। मनीष बिस्कुट खाता है, प्रेमा सोती है, प्रेमा सोती है, दीपा गीत गाती है, गाय घास खाती है। निम्न में कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया था। अकर्मक सोने वाला काम हो रहा है भाई रे, बाहर से तो कुछ कर नहीं रहा है बेचारा, तो बस ये अकर्मक हो गया मेरा। ये 25 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा है, तो एक क्वेश्चन ही पूछा है भाई रे ज्यादातर। इस आगे देखते हैं जो है 24 का। उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर भोजन किया अभी जो लिखल था क्या चीज वह लिखल था यहाँ पर है, उसने नहाकर भोजन किया। तो बताइए पूर्वकालिक साफ साफ, और यही क्वेश्चन अभी दिखाई दिया उसमें, नहाकर वाला ज्यादा आ रहा है, ठीक है। मोहन या सोहन मुझसे किताब लिखाता है, लिखाता है, करवाना किसी से क्या होता है वो, करवाना, प्रेरणा, प्रेरणा तक, ठीक है ना। तो किसी से करवाना, लिखवाना, वाना, तो याद करिए थोड़ा सा वो। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है। क्या खाया, क्वेश्चन अभी क्या खाया, प्रश्न पूछा क्या खाया, क्या खाया थी अकर्मक, जवाब मिलेगा कि नहीं इसमें, मतलब क्या खाया, रोटी दाल भात, तब कुछ जवाब मिला तो सकर्मक हुआ ना। जवाब मिलना सकर्मक, नहीं जवाब मिलना अकर्मक। तो भाई रे आगे यही वाला चीज सेम, ये है हमारे पास में 2023 का सेकंड सेटिंग में। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तो काम हो रहा है तो क्या होगा, सकर्मक होना चाहिए वो, क्योंकि काम हो रहा है सर। अब अगर यहाँ पर बोल दिया सर जिसके कर्म हो, जिसका कर्म हो, तो कोई ना कोई आदमी का कर्म होगा, तो काम होना क्या होता है, सकर्मक होता है। एक लास्ट, ये भी 23 में ही पूछा, 23 में 3 को डायरेक्टली पूछ दिया सेकंड सेटिंग में, फर्स्ट सेटिंग में कुछ नहीं। क्रिया का मूल क्या है, धातु, जस्ट ये है 23 का सेकंड सेटिंग में। 3 को डायरेक्टली 23 का सेकंड में पूछा है, बाकी 24 में 2 पूछा है, फिर 25 में पूछा है, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे करके सब में एक को पूछने लगा है, एगो सेकंड में एगो फर्स्ट में, ऐसे करके, लेकिन पूछ रहा है। आने वाला टाइम में ये 1 2 नंबर 3 नंबर भी चला जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआती हुआ 23 से, उससे पहले नहीं पूछा गया है क्रिया के बारे में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा सा और बाकी है, अभी लास्ट अभी क्रिया बाकी है हम लोग का। लगभग सारा क्रिया ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जितना इम्पोर्टेंट था वो सारा चाहिए, ठीक है। हमारे पास मात्र 2 का प्रकार बचा हुआ है। एक हमारे पास में अर्थ के दृष्टि से है जिसका 5 भेद है, और एक हमारा लास्ट है क्रियार्थक संख्या जिसका कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई भेद तो नहीं है, बस डायरेक्टली यही है। नंबर 4 में अभी तक हमने 3 तक देखा है, जो भी क्रिया का अलग अलग प्रकार से उसका प्रकार होता है उस रूप में। तो यहाँ पर हमारे पास चौथा है कि अर्थ के दृष्टि से, यहाँ देखो समझ में इसी में आ रहा है, अर्थ इसमें छुपा हुआ रहेगा। अर्थ के दृष्टि से क्रिया के 5 भेद, ये ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, कभी भी आ सकता है। तो कौन कौन है सर 5? यहाँ देखो, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेह अर्थ, आज्ञा अर्थ और संकेतार्थ, मतलब सभी में अर्थ लगा हुआ है, ठीक है ना। निश्चयार्थ, संभावना, संदेह, आज्ञा, संकेत, ये सभी में अर्थ बताएगा, सभ्य का अर्थ। अब छोटा सा क्लू देखो, उनको तोड़ने का कोशिश, हम क्या बोले थे, याद रखने का सबसे सिंपल सा स्टेप है ना जी, तोड़ दो इसको। निश्चय अर्थ, ठीक है ना, निश्चय अर्थ मतलब कोई काम हो रहा है जो कि निश्चय ही है, और उसका अर्थ एकदम निश्चित पता चल रहा है, जिसका अर्थ निश्चित ही पता चल रहा है, निश्चय अर्थ, ठीक है ना। इसमें क्या लिखे हैं, निश्चय अर्थ को व्यक्त करने वाली क्रिया निश्चयार्थ कहलाती है। मतलब कि कोई भी काम आप निश्चित कर रहे हैं और वो अर्थ बढ़िया से ढंग से बता पाएगा,
मौसम बड़ा सुहाना है, निश्चित। आप पूजा करते हैं, निश्चित। यहाँ पर क्रिया का बोध करा रहा है, एकदम साफ सुथरा पता चल रहा है कि निश्चित आप पूजा करते हैं। मौसम बड़ा सुहाना है, ये निश्चित बात है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा कि निश्चय है या नहीं है। निश्चित है तो पता चल जाएगा एकदम साफ साफ, नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ संभावना अर्थ दूसरा में, तो संभावना बताना, इसी में पता चल रहा है। संभावनात्मक मूलक अर्थ वाली क्रिया को संभावना कहा जाता है, यानी कि इसमें संभावना का बोध कराएगा। सीधा सीधी अपना भाषा में बोल सकते हैं, जो संभावना का बोध कराएगा संभावनार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें संभावना है, एग्जाम्पल में देखिए कर दूंगा, वह पढ़ता हो, अभी वह पढ़ता हो, शायद वे आए हो, आप 100 वर्ष जिए। ये क्या बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। शायद अगर लग जाता है तो और बढ़िया पता चल जाता है। शायद वर्षा हो, शायद वो आवे या ना आवे, ये क्या है, संभावना का बोध करा रहा है। ठीक है, और इसमें सर संदेह, संदेश, संभावना और संदेह दोनों एकदम देखने में सिमिलर जैसा लग सकता है। संभावना और संदेह, बस संदेह मतलब नहीं कि देहाती भाषा में शक करना। ठीक है ना, इसमें पता चलेगा शक करना, शक करेंगे कि यही काहे ने बोला होता है, ऐसे करके। यहाँ जहाँ क्रिया संदिग्ध हो वह संदेहार्थ होती है, मतलब कि ऐसा क्रिया जिसमें संदेह का बोध हो, शक होने का बोध हो, एकदम ठेठ भाषा में लिख दो, शक होने का बोध हो, तब उसको हम लोग संदेहार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे में रंजू ने ही कंजना को बताया होगा। जब हम लोग कभी कुछ बतियाते हैं तो कहते गोरा कैसे पता चल गया यार, यही बतैली को हो रहा है, ऐसा ही सोचते हैं तुरंत भर में। तो हम क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं उस पर कि एक करगुनी है। ठीक है, बाबू ने बब्बू को उकसाया होगा, लड़ाई झगड़ा में से हो जाता है कि तू मार जाके, जो कोई उकसाने वाला होता है तो हम लोग कहते हैं कि यही करल को, हम जाने कर लक्षणीय ऐसा है तो यही करल को, तो वो हुआ है सर संदेह, मतलब हम किसी पर शक कर ले रहे हैं, वो संदेह हो गया है। आज्ञा अर्थ, मतलब किसी के आज्ञा देने का बात होगा, अनुरोध का बात होगा, प्रार्थना करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, जो भी कुछ होगा। आज्ञा मतलब आज्ञा देना लेना, जो भी हो सकता है। आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना, उपदेश, विधि, निषेध आदि का बोध कराने वाली क्रिया को आज्ञा अर्थ कहते हैं। क्योंकि आज्ञा अर्थ में मतलब आज्ञा दे रहा है या ले रहा है, या तुमको समझा रहा है। सर उपदेश में क्या होता उपदेश मैंने किसी को ज्ञान देना, उपदेश हो गया। ठीक है, कहीं पर लिखा है क्या, कहाँ, है? अच्छा ये आज्ञा देना, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना भाई रे कि कर दो भाई, जो भी है सब। उपदेश देना मतलब किसी को जैसे बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, किसी के ऊपर में लेक्चर कर रहे हैं, तो वो एक तरह से उपदेश हो गया। विधि के बारे में, विधि निर्देश आदि का बोध कराने वाले, मतलब इनमें से कोई भी बोध करावे। मोटा मोटी तुम हेडिंग से ही याद रखो, आज्ञा, आज्ञा देना लेना, सजेशन देना लेना, ये सब चीजें। जैसे में भोजन कर लो, हम किसी को बोल रहे हैं ना भाई कि भोजन कर लो, आज्ञा दे रहे हैं कर लो बाबू रे, भोजन किया जाए, चलो बैठ करके हम लोग करते हैं खाना पीना, तो ये हम लोग अपने साथ में मिल करके बोल रहे हैं सर। झूठ कभी मत बोलो, आज्ञा दे रहे हैं भाई रे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उपदेश दे रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये सब चीजें हैं। अनुरोध भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि झूठ मत बोलो, मेरा काम कर दो, रिक्वेस्ट है आपसे, इस तरीके से। तो जितना भी चीज आएगा आज्ञा के बारे में, रिक्वेस्ट करने के बारे में, सब इसमें आएगा आज्ञा अर्थ में। एक लास्ट है संकेतार्थ। हेतु हेतु मत भूतकाल के उदाहरण संकेतार्थ में परिगणित होते हैं। जैसे में यदि वे गलत करते तो इतनी निडरता से नहीं बोलते, ये क्या बता रहा है सर, संकेतार्थ मतलब उसको संकेत कर रहा है, ऐसा क्रिया जो उसका संकेत करे वो सही है या गलत है। जैसे हम लोग किसी को बोलते कह रहे यार नाइकेल को ऐसे करता था, ऐसे चेहरा पर दिखाई देता है, तो संकेत मिलता था कुछ ना कुछ, तो वो चीजें होना चाहिए। संकेत मिलेगा तो हम समझ लेंगे कि यही है। ठीक है, तो यदि वे गलत करते तो इतनी निडरता से नहीं बोलते। कोई गलती करता है तो एकदम अनतन के बोलता है, गलती की तरह थोड़ा सा अरे भाई नरम से बोलेगा। ठीक है ना, यदि तुम आते तो मैं कल चला जाता, ये संकेत दे रहा है, तुम्हें भी नहीं किया यार, तो हम चल जाते नहीं, तो चक्कर में हम रुकल रह गए, तो ये संकेत कुछ और कर रहा है, बोल कुछ रहा है लेकिन बातें कहीं और का जा रहा है, संकेत कुछ और हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग समझ लेंगे कि ये संकेतार्थ है। एक हमारा लास्ट है पूरा क्रिया का सबसे लास्ट,
क्रियार्थक संज्ञा। अब यहाँ पर देखो शब्द क्या बताए, क्रियार्थक संज्ञा। संज्ञा। क्रिया का अर्थ संज्ञा में चला जाएगा, संज्ञा का अर्थ क्रिया में चला आएगा। लिखिए मत मैंने, यही नहीं याद होता है। एक तो घर नहीं पढ़ते, ऊपर से नहीं सुनेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कम से कम समझ तो लीजिए, यही भरोसे रहिए कम से कम। क्रियार्थक संज्ञा मतलब क्रिया अपने मूल स्वरूप, जैसे हम क्या जानते हैं सर, खाना, पढ़ना, लड़ना, जो भी बोलते हैं, ये सब चीजें क्रिया नहीं संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तो उसे बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। जब हम लोग ट्रांसलेशन करते थे तो हम कहते थे कि जो शुरू में आता है सब्जेक्ट होता था, संज्ञा भी आ सकता है उसमें, सर्वनाम भी आ सकता है, तुम, मैं, आप भी आ सकता है, राम, मोहन, सोहन भी आ सकता है। मतलब शुरुआत में जो सब्जेक्ट होता था, संज्ञा सर्वनाम दोनों में कुछ हो सकता है। और यहाँ पर क्या बोला है कि सर वर्ब भी हो सकता है शुरू में, और जो संज्ञा के जगह ले ले वो हो जाएगा संज्ञात वाला। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा मतलब जैसे में सर खाना संपन्न हो चुका, इसमें शुरुआत में खाना आ गया। स्टेप पहचानने का यही तरीका है कि अगर कोई भी क्रिया शुरू में लग गया तो क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। सीधी बात, देखो सब में देख सकते हो। बोलना अब संभव नहीं रह गया तो बोलना पहले आ गया। ठीक है, यहाँ आना खतरनाक हो सकता है, आना पहले आ गया। मतलब जहां जहां पर जो क्रिया हमारा बीच में लगता था, ये पीछे लगता था, वही क्रिया उठ कर करके सब्जेक्ट की जगह आ जाए, ट्रांसलेशन के हिसाब से जो हम लोग सोचते थे शुरू में आ जाए, तो समझ लेना कि वो हो जाएगा हमारा क्रियार्थक संज्ञा बस। और इसमें और कुछ नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और, पढ़ना जारी रहना चाहिए, तो यहाँ पर पढ़ना पहले आ गया है। मतलब क्रिया शुरू से स्टार्ट होगा, शुरुआही से स्टार्ट होगा, बाद में दूसरा चीज से खत्म होगा, तो समझ लेना वहां पर कि क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, और इतना सारा चीजें था हमारे पास क्रिया में। यहाँ पर क्रिया खत्म होता है।